नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आपकी एक परीक्षा होने वाली है, इस आयोग के द्वारा और ये है जूनियर असिस्टेंट की। और आगे आने वाली यूपी ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षाएँ हैं जैसे एजीटीए, इन सभी परीक्षाओं में यूपी स्पेशल में एक टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की नीतियाँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में बहुत सारी नीतियों को जारी किया है, नीतियों को बनाया है। इन्हीं नीतियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा आज का वीडियो है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई या बनाई गई महत्वपूर्ण नीतियों की हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ 20 एमसीक्यूज़ देखेंगे, जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले इसकी हम लोग थ्योरी में कुछ जो पॉइंट्स हैं महत्वपूर्ण, उन पॉइंट्स को कवर करेंगे और इसके बाद फिर हम इसके एमसीक्यूज़ को देखेंगे। और ये एमसीक्यूज़ आपसे पूछे भी गए हैं और आगे भी संभावना है कि नीतियों से संबंधित आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इससे संबंधित अगर आपको पीडीएफ चाहिए, यानी नीतियों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी, ठीक है? तो दोनों जगह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, किसी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नीतियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सबसे पहले तथ्य देखेंगे। इसके बाद फिर एमसीक्यूज़ में आएँगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नीति जारी की है, इसका नाम है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति 2022। ध्यान दो, इस नीति से संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें हैं, उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई और इस बैठक में राज्य के पर्यावरण संरक्षण के लिए, ध्यान दीजिएगा, राज्य के पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने तथा निर्माता कंपनियों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी दी गई। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में जो इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति है, आपको पता होगा डीज़ल और पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी प्रदूषित गैसें निकलती हैं जो कि हमारे पर्यावरण का क्षरण करती हैं। अब ऐसी स्थिति में पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार ने एक अल्टरनेटिव तलाशा है और सरकार कहती है कि अब आप इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये नीति बनाई गई है, ठीक? तारीख याद रखो 13 अक्टूबर 2022 को। अच्छा, अब इस नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिनको आप जान लो। चार्जिंग सुविधाओं के लिए देखो इलेक्ट्रिक वाहन होगा, तो कहीं न कहीं इसकी चार्जिंग होगी, तो चार्जिंग सुविधाओं के निर्माण के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे सेवा प्रदाताओं को पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, न्यूनतम 25 लाख रुपए, याद रखिएगा ये राशि आप याद रखोगे। न्यूनतम 25 लाख रुपए निवेश करने वाले चार्जिंग स्टेशन को प्रथम 2000 चार्जिंग स्टेशनों के लिए 20% की दर से अधिकतम 10 लाख रुपए प्रति इकाई तक पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये अमाउंट आप याद रखोगे, ठीक है? 10 लाख रुपए तक प्रति इकाई पूंजी सब्सिडी कितनी प्रदान की जाएगी? तो आप बताओगे 10 लाख रुपए प्रति इकाई। आगे देखो, न्यूनतम 15 लाख रुपए निवेश करने वाले स्वैपिंग स्टेशन को प्रथम 1000 स्वैप स्टेशनों को 20% की दर से अधिकतम 5 लाख रुपए प्रति इकाई तक पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये दोनों फैक्ट्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से ये फिगर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और आगे बढ़ो ज़रा। राजस्व साझाकरण मॉडल पर सरकारी निजी संस्थाओं को 10 वर्ष तक की अवधि के लिए ₹1 प्रति किलोवाट घंटा की दर से सरकारी भूमि आवंटित की जाएगी। लेकिन ध्यान दो, सरकारी भूमि ये आवंटित की जाएगी किसके लिए? सरकारी और निजी संस्थाओं को। कितने साल के लिए? 10 साल की अवधि के लिए। कितने रुपए प्रति किलोवाट घंटा की दर से? ₹1 प्रति किलोवाट घंटा की दर से। ठीक? तो ये 3 के तीनों फैक्ट्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे देखो, इसी नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं। प्रमुख बिंदु, परचेज़ सब्सिडी इंसेंटिव्स। सबसे पहले यहाँ पर आओ, 2 पहिया ईवी यानी 2 पहिया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? प्रति वाहन ₹5000 तक एक्स फैक्टरी लागत का, ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग की नई एजेंसी के द्वारा। ₹5000 तक की एक्स फैक्टरी लागत का 15% अधिकतम 100 करोड़ रुपए से लेकर अधिकतम 2 लाख ईवी तक बजट परिव्यय के अधीन है। ये राशि याद रखना। नेक्स्ट देखो, ये तो 2 व्हीलर की बात थी। अब 3 व्हीलर की बात कर लें। प्रति वाहन एक्स फैक्ट्री लागत का 15% अधिकतम ₹12,000 तक अधिकतम 60 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय को लेकर अधिकतम 50,000 ईवी तक का प्रावधान किया गया है। ठीक? इसके अलावा 4 व्हीलर के लिए प्रति वाहन एक्स फैक्ट्री लागत का 15% अधिकतम 1 लाख रुपए तक। 250 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय से लेकर अधिकतम ढाई हज़ार ईवी तक। तो यहाँ पर आप 15% और साथ ही साथ 2500 ईवी तक यानी 1 लाख रुपए तक का इस
अमाउंट को याद रखोगे। 15% एक्स फैक्ट्री लागत का 15% और अधिकतम 1 लाख रुपए। फिर इसके बाद ई बसों में आ जाओ। हालाँकि अभी हम लोग चर्चा करेंगे इस नीति में कुछ सुधार भी किया गया है, ठीक है? अभी हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ई बसों में देखो, ई बस यानी कि गैर सरकारी अर्थात स्कूल बसें या फिर एम्बुलेंस आदि। इनके लिए क्या प्रावधान है? प्रति वाहन 20 लाख रुपए एक्स फैक्ट्री लागत का 15%, अधिकतम कितना? 80 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के अधीन अधिकतम 400 ई बसें तक इसको लागू किया गया है, यानी इसके लिए प्रावधान किया गया है। ई मालवाहक प्रति वाहन एक्स फैक्ट्री लागत का 10%, इस अमाउंट को याद रखोगे। अधिकतम कितना है? 1 लाख रुपए तक, ठीक है? अब यहाँ पर जो ये बातें मैंने लिखी थी, वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। देखो, कुछ अलग बातें सबसे पहले वर्ग कौन-सा है? इसके अलावा मानदंड क्या हैं? पूंजी सब्सिडी कितनी दी जा रही है? सब्सिडी की अवधि क्या है? एकीकृत ईवी परियोजना 3000 करोड़ रुपए या फिर अधिक का निवेश निवेश केवल पहले 2 निवेश के लिए, ये मानदंड हैं। ठीक है, पूंजी सब्सिडी की मैं बात कर रहा हूँ। आगे पूंजी सब्सिडी कितनी है? पात्र निवेश पर 30% प्रति परियोजना, अधिकतम 1000 करोड़ रुपए तक। तो आपको यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, केवल और केवल आप एकीकृत ईवी परियोजना को याद रखोगे। हालाँकि ये सारी की सारी कैटेगरीज़ हैं, आप एक बार एग्ज़ाम से पहले देख लेना। लेकिन एग्ज़ाम से पहले आप अल्ट्रा मेगा, साथ ही साथ मेगा ईवी परियोजना, इन ऊपर की 3 परियोजनाएँ आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अल्ट्रा मेगा में क्या है? 1500 करोड़ रुपए या अधिक का निवेश और न्यूनतम उत्पादन क्षमता 1 गीगावाट प्रति घंटा। केवल पहले 2 के लिए ये मानदंड निर्धारित किए गए हैं। पूंजी सब्सिडी में पात्र निवेश पर 30% प्रति परियोजना, अधिकतम 1000 करोड़ रुपए तक और मेगा ईवी परियोजना के लिए 5000 सॉरी 500 करोड़ रुपए या फिर अधिक निवेश केवल पहले 5 निवेश के लिए और पात्र निवेश पर 20% प्रति परियोजना, अधिकतम 500 करोड़ रुपए तक ये पूंजी सब्सिडी आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है? बाकी आप परियोजनाएँ ये अदर परियोजनाएँ हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। ये इतनी महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन ऊपर की 3 आप याद रखोगे। एकीकृत ईवी परियोजना, अल्ट्रा मेगा बैटरी और साथ ही साथ मेगा ईवी परियोजना। इसके अलावा स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति, इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? एकीकृत ईवी परियोजना और अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजना के लिए 100% यानी 100% स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति होगी। पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में 100%, मध्यांचल और पश्चिमांचल को जोड़ा गया है, लेकिन ध्यान दें GHZ, ये मतलब क्या है? गाजियाबाद, और ये है गौतम बुद्ध नगर जिले को छोड़कर। अगर आपसे पूछे मध्यांचल और पश्चिमांचल के लिए 76% है, लेकिन गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर को छोड़ के। तो अब गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लिए कितना है? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में मेगा बड़ी या फिर एमएसएमई परियोजनाओं के लिए 50% है स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति। ठीक, तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखो। पूर्वांचल बुंदेलखंड के लिए 100% है, मध्यांचल पश्चिमांचल किसे छोड़ के? गाजियाबाद और इसको गौतम बुद्ध नगर को 75% है और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर अगर अलग से बोले तो आप 50% बताओगे। अन्य प्रोत्साहन के लिए कौन-कौन से प्रावधान किए गए हैं? आओ इनकी चर्चा कर लें। बड़े और एमएसएमई ईवी बैटरी परियोजनाओं के लिए प्रति इकाई लागत अधिकतम 10 लाख रुपए। प्रमाणन प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई फीस का 50% की दर से गुणवत्ता प्रमाणन शुल्क प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बड़े और एमएसएमई ईवी बैटरी परियोजनाओं के लिए घरेलू पेटेंट प्राप्त करने के लिए अधिकतम 50,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त करने के लिए 2 लाख रुपए तक की लागत व्यय का 75% की दर से पेटेंट पंजीकरण शुल्क प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। वहीं कौशल विकास प्रोत्साहन के लिए इंडियन नेशनल रुपीज में 5,000 प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष, अधिकतम पहले 50 कर्मचारियों के लिए ये प्रोत्साहन निर्धारित किए गए हैं। ठीक, अब एक योजना और है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नीति और शुरू करी है, नाम है ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति, अभी हम इन नीतियों से संबंधित जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले इनके फैक्ट्स देख लो, इसके बाद फिर अ, इनसे संबंधित एमसीक्यूज करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादन इकाइयों तथा ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उत्पाद विनिर्माण इकाइयों में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार प्रक्रिया को एक सरल बनाती है। तो ये नीति का उद्देश्य है। अब इसमें कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। क्या परिवर्तन हुआ है? सरकार ने क्या लक्ष्य हासिल करने हैं इस नीति के माध्यम से? तो देखो, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया का 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता लक्षित किया गया है। याद रखिएगा, 2028 तक ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है, 1 मिलियन मीट्रिक टन। आगे अनुसंधान, विकास और तकनीकी नवाचार गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए 4
उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है सरकार, यानी उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये फिगर भी आपसे पूछा जा सकता है कि उत्कृष्टता केंद्र कितने इस्टैब्लिश करने की योजना सरकार बना रही है इस नीति के अंतर्गत, हाइड्रोजन नीति के? तो आप बताओगे 4। आगे, उत्तर प्रदेश में हाइड्रोजन की वर्तमान माँग लगभग 0.9, ये इस फिगर को भी याद रखना। उत्तर प्रदेश में वर्तमान माँग है कितनी? इस फिगर को याद रखोगे, 0.9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। इसका मुख्य रूप से उर्वरक और रिफाइनरी क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की घरेलू मांग की पूर्ति के लिए ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया के उत्पाद को बढ़ावा देना, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए औद्योगिक अवस्थापना का विकास करना, ये इसके लक्ष्य हैं इस नीति के। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, कुछ अन्य तथ्य हैं, आओ इनकी इनकी चर्चा कर लें। सार्वजनिक क्षेत्रों को ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की स्थापना के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, कितने साल के लिए? 30 वर्ष की अवधि के लिए। ग्राम समाज सरकारी भूमि पट्टे जिसे लीज़ कहते हैं, पर ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की लीज़ की दर से भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक? कितने साल के लिए? अवधि याद रखना 30 साल। आगे, भूमि अनिवार्य रूप से वापस ले ली जाएगी। कब? यदि आवंटन होने के 3 वर्ष की समयावधि में भूमि ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है, अर्थात काम प्रारंभ नहीं होता है। अगर जिस उद्देश्य से भूमि दी जा रही है, तो 3 वर्ष की समयावधि सरकार ने निश्चित की है। अगर इस अवधि तक काम शुरू नहीं होता है, हाइड्रोजन के लिए, तो फिर भूमि वापस भी ले ली जाएगी। आगे क्या प्रावधान है? निजी निवेशकों को ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की अवस्थापना के लिए भूमि की उपलब्धता। आगे देखो, ग्राम समाज सरकारी भूमि ₹15,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से पट्टे पर 30 वर्ष की अवधि के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। ठीक? आगे देखो, जस्ट वेट। ये ध्यान दो, ये जो भूमि की उपलब्धता है, एक बात समझो, यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होना। ये सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियाँ होंगी, सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए जो भूमि की उपलब्धता है, वो ₹1 प्रति एकड़ है, ठीक? अब निजी निवेशकों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को अगर वो लगाता है निजी निवेशक, तो उसके लिए जो भूमि की उपलब्धता होगी, वो ये राशि दी गई है, ठीक है? आगे देखो, प्रमुख प्रोत्साहन लाभ सब्सिडी के बारे में क्या प्रावधान है इस नीति के अंतर्गत? 30% तक पूंजीगत सब्सिडी। 30% तक, याद रखिएगा। प्रथम 5 परियोजनाओं को अधिकतम 225 करोड़ रुपए की सीमा सहित 40% तक पूंजीगत सब्सिडी। इन दोनों फिगर्स को आप याद रखो। आगे देखो, निजी विकासकर्ताओं के लिए 15,000 प्रति एकड़ की दर से अ, सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो ये मैं अभी आपको बता चुका था ये वाला पॉइंट। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितना रुपया निर्धारित किया गया है? ₹1 प्रति एकड़, ठीक है? और स्टाम्प ड्यूटी के लिए 100% छूट है। कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए 20 मेगावाट प्रति किलो टन प्रति वर्ष की अधिकतम क्षमता के साथ 5 एकड़ मेगावाट की दर से भूमि आवंटित की जा सकती है। तो ये जो फिगर्स लिखे हैं, इन फिगर्स को याद रखो। हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए कितने मेगावाट? 20 मेगावाट प्रति किलो टन प्रति वर्ष की अधिकतम क्षमता के साथ कितने एकड़ प्रति मेगावाट की दर से? तो 5 एकड़ प्रति मेगावाट की दर से भूमि आवंटित की जा सकती है। आगे देखो, प्रथम 10 वर्षों अथवा परियोजनाओं के पूर्ण जीवन चक्र के लिए जो भी पहले हो, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% छूट का प्रावधान भी किया गया है। और आगे बढ़ो ज़रा। और हाइड्रोजन नीति में सरकार ने क्या प्रावधान डाले हैं? देखो, प्रथम 10 वर्षों अथवा परियोजना के पूर्ण जीवन चक्र के लिए जो भी पहले हो, अंतर प्रांतीय व्हीलिंग ट्रांसमिशन क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज पर 100% छूट। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए बैंकिंग सुविधा मासिक 25 वर्ष अथवा परियोजना के पूर्ण जीवन चक्र के लिए जो भी पहले हो प्रदान की जाएगी। परियोजना इकाई में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए उपभोग की गई नवीकरणीय ऊर्जा की परियोजना विकासकर्ता के लिए आरपीओ का एक भाग माना जाएगा। तो खैर, इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हो। लेकिन जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं, कितने प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है या कितने वर्षों के लिए परियोजना के पूर्ण जीवन चक्र हेतु जो भी पहले हो, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% छूट की जाएगी, तो प्रथम 10 वर्षों के लिए। इस प्रकार के फिगर्स याद रखो। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए पॉइंट है, वो ये पॉइंट है। आओ देखो, यहाँ से 1 से 2 बार सवाल आपसे आयोग ने पूछा है, इस फिगर से। एक नीति है उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022। इसमें कैटेगरी और उन कैटेगरी में उद्योग निवेश के लिए कैटेगरी और फिर उस कैटेगरी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इसलिए ये चारों की चारों श्रेणियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अभी हम इनसे ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल भी देखेंगे। लार्ज श्रेणी अगर है और अगर सवाल आपसे पूछे आयोग कि लार्ज श्रेणी के अंतर्गत कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, नीचे 5 ऑप्शन दे देगा। तो आप बताओगे 50 करोड़ से ऊपर और 200 करोड़ के नीचे, यानी 50 करोड़ से लेकर 200 करोड़ रुपए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रावधान है लार्ज श्रेणी के अंतर्गत।
वहीं मेगा श्रेणी के अंतर्गत कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रावधान किया गया है? 200 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए, यानी 200 से ऊपर और 500 से नीचे। 200 से 500 तक। सुपर मेगा श्रेणी अगर है तो 500 करोड़ रुपए से लेकर 3000 करोड़ रुपए तक का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रावधान किया गया है। वहीं अल्ट्रा मेगा अगर है तो अल्ट्रा मेगा के लिए 3000 करोड़ रुपए से ऊपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का निर्धारण किया गया है। ठीक है? आपसे सवाल पूछा गया था जो यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा था, वो मेगा श्रेणी में पूछा था। मेगा श्रेणी में 200 करोड़ से लेकर 500 करोड़। ठीक? तो अब ये 4 की चारों श्रेणियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अच्छा, स्टाम्प ड्यूटी छूट देख लो इस नीति के अंतर्गत। बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में 100% स्टाम्प ड्यूटी छूट का प्रावधान किया गया है। मध्यांचल और पश्चिमांचल के लिए 75%, जिसमें गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़ के। वहीं गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को अगर अलग से पूछे तो आप 50% बताओगे। ठीक है? आगे अनुसंधान एवं विकास परियोजना और बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए प्रोत्साहन क्या है? स्टैंड अप लोन, R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट इकाइयों के लिए व्यय का लगभग 25%, अधिकतम 10 करोड़। अगर रुपए में पूछे तो 10 करोड़ बताओगे और अगर प्रतिशत में पूछे तो 25%। ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ, पहले पूरा पढ़ लूँ। प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। पॉलिसी अवधि में अधिकतम 10 इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अधिकतम कितनी इकाइयों को प्रोत्साहन का प्रावधान है? आप बताओगे 10। याद रखिएगा। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकाइयों के लिए कितना व्यय का प्रावधान है? 25%। वहीं अधिकतम अगर राशि में पूछ दे तो 10 करोड़ रुपए प्रतिपूर्ति। अच्छा, इसके अलावा विनिर्माण इकाइयों और स्टैंड अप लोन R&D पात्र इकाइयों के लिए इन हाउस R&D के परिणामस्वरूप पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण के लिए किए गए व्यय के 50% अधिकतम 1 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। ठीक है? उत्कृष्टता केंद्रों को वित्तीय अनुदान की अगर हम आपसे पूछें तो परियोजना लागत का 50% अधिकतम 10 करोड़ रुपए। इसके अलावा ये श्रेणी वही है जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर हिंदी में लिखा है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हों, वो इस श्रेणी को याद रखें। वृहद यानी कि लार्ज। इसमें पूँजी निवेश कितना होगा इस श्रेणी के अंतर्गत? आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि अल्ट्रा मेगा श्रेणी में कितनी पूँजी निवेश का प्रावधान किया गया है इस नीति के अंतर्गत? तो इस प्रकार से आप ये राशियाँ बताओगे। वृहद के अंतर्गत 50 से लेकर 200 करोड़, मेगा 200 करोड़ से लेकर 500 करोड़, सुपर मेगा में 500 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ और अल्ट्रा मेगा में 3000 करोड़ से या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है? अच्छा, अब जो श्रेणियाँ हैं, उनमें रोज़गार की संख्या कैसी होगी? अर्थात रोज़गार कितना सृजित होगा? परियोजना श्रेणीवार न्यूनतम रोज़गार सृजन, ये न्यूनतम है। अगर आपसे पूछे मेगा श्रेणी के अंतर्गत कितना रोज़गार सृजन होगा? न्यूनतम रोज़गार संख्या बताओ, तो 300, सुपर मेगा के लिए 800 और अल्ट्रा मेगा के लिए 1500। अच्छा, अब ये तो बात हो गई अ, श्रेणियों की। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और नीति जारी की है, इसका नाम है उत्तर प्रदेश में नई खेल नीति और ये जारी की थी 2023 में। आओ इसकी चर्चा कर लें। खेल नीति के अंतर्गत आप 3-4 बातें याद रखोगे। हालाँकि पॉइंट्स तो मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं, लेकिन आप 5 से 6 पॉइंट्स पर फोकस करोगे और ये कौन-कौन से हैं, इनको हम अभी बताएँगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में इस नीति के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएँगे। कितने? आप बताओगे 14। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 14 उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएँगे जो एक-एक खेल पर आधारित होंगे। राज्य की सहायता के लिए पीपीपी मॉडल पर स्थापित किए जाने का इनको लक्ष्य है। अर्थात ये जो उत्कृष्टता केंद्र होंगे, ये पीपीपी मॉडल और साथ ही साथ राज्य सरकार के सहयोग से एस्टेब्लिश किए जाएँगे। कितने हैं टोटल? ये संख्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप बताओगे 14। आगे देखो, खेल नीति 2023 में एक राज्य खेल प्राधिकरण की भी स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक? और ये राज्य में भारतीय खेल प्राधिकरण, जो भारत में खेल प्राधिकरण है ना, जिसको कहते हैं एसीआई, ठीक? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी की तर्ज पर होगा राज्य खेल प्राधिकरण, यानी स्टेट स्पोर्ट्स और अथॉरिटी, तो उसी की तर्ज पर ये काम करेगा, जहाँ विभिन्न खेलों के कौशल का उन्नयन। ये देखो, यहाँ से आपसे स्टेटमेंट्स बना के पूछा जा सकता है कि खेल नीति 2023 के अंतर्गत राज्य खेल प्राधिकरण, जिस प्रकार से भारत में खेल प्राधिकरण है, उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बनाया जाएगा, याद रखिएगा। अब ये महत्वपूर्ण आपके लिए है, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ रुपए से खेल विकास कोष, इस स्टेटमेंट को याद रखना। आपसे पूछे कि खेल विकास कोष कितने रुपए से बनाया जाएगा, तो आप बताओगे 10 करोड़। ये अमाउंट सरकार द्वारा निर्धारित है, ठीक? इसमें होगा क्या, इस खेल कोष में कमज़ोर जो खिलाड़ी हैं, संघ हैं, अकादमी की मदद से उन खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित किया जाएगा। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है इसके ठीक नीचे, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें भी इस डिजिट को याद रखना, पूछा जा सकता है। राज्य में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जाएँगे, कितने? आप बताओगे 5। अच्छा, परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन, तो हाई परफॉर्मेंस अर्थात खिलाड़ियों का जिससे प्रदर्शन अच्छा हो, अर्थात जिसमें उच्च प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस, अन्य प्रशिक्षण सुविधाओं को विकसित किया जाएगा, ठीक?
आगे देखो, प्रत्येक पंजीकृत खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, इस फिगर को भी याद रखना, पूछा जा सकता है। इस नीति के अंतर्गत यानी जो स्पोर्ट्स नीति है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, इसके अंतर्गत कितने रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया गया है? आप बताओगे 5 लाख। अच्छा, और आगे बढ़ो, एकलव्य क्रीड़ा कोष से खेल या प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को चोट लगने के लिए 5 लाख रुपए धन उपलब्ध कराया जाएगा। कहाँ से? एकलव्य क्रीड़ा कोष से, ठीक? और आगे बढ़ो, प्रत्येक जिले में एक खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी। याद रखें, एक खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी। कितने जिलों में? 76 हैं, तो 75 में एस्टैब्लिश किया जाएगा। अगर आपसे घुमा के सवाल पूछे कि उत्तर प्रदेश में खेल नीति के अंतर्गत जो अभी जारी की गई है सरकार के द्वारा कितने खेल केंद्र बनाए जाएँगे और नीचे ऑप्शन दे दे 74, 75, 76, 77 तो आप बताओगे 75 यानी कि हर जिले में। आगे देखो, महिलाओं तथा पैरा खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ ग्रामीण खेलों में खेल सुविधाओं के लिए विकास की प्राथमिकता भी दी जाएगी। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा इस नीति को पढ़ते हुए। इस नीति के तहत हर विद्यालय में 40 मिनट का समय खेल के लिए निर्धारित किया गया है। याद रखो इस ड्यूरेशन को। हर विद्यालय में कितना मिनट का समय निर्धारित किया गया है खेलों के लिए, योग के लिए, शिक्षा के लिए, शारीरिक शिक्षा के लिए? आप बताओगे 40 मिनट। अच्छा, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए उनकी स्किल पावर के अनुरूप उन्हें तैयार किया जाएगा। इसके लिए खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में बाँटा जा रहा है। अब ये 3 श्रेणियाँ खिलाड़ियों की कौन है? आओ देखो। पहली श्रेणी में ग्रास रूट यानी ज़मीन स्तर के खिलाड़ी होंगे। इन्हें शुरुआती स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी श्रेणी डेवलपमेंट की होगी, जिसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खोजकर उन्हें भविष्य के खिलाड़ी के तौर पर विकसित किया जाएगा। विकसित करने के लिए एक्शन प्लान बनाकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक? अब आ जाओ तीसरी श्रेणी में। इसमें उच्च श्रेणियों के बंदे होंगे, अर्थात इसमें एलीट क्लास के खिलाड़ी होंगे। ये वो स्थापित खिलाड़ी होंगे जो विभिन्न खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी ऑलरेडी ये खेल रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए। ऐसे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जाएगा। आगे देखो जरा, खिलाड़ियों को उनके शारीरिक स्वास्थ्य और आहार के लिए कितने रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी? पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख रुपए। ये अमाउंट याद रखना, पूछा जा सकता है कि खिलाड़ियों को उनके शारीरिक स्वास्थ्य और आहार के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो वार्षिक है 3 लाख। प्रत्येक जनपद में उभरते खिलाड़ियों के खोज एवं विकास के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सभी खेल संघों के प्रतिनिधि तथा संबंधित जनपद के क्रीड़ाधिकारी, उप क्रीड़ाधिकारी होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हर जिले से 5-5 खिलाड़ी चुनेंगे। इस फिगर को भी याद रखोगे। हर जिले से कितने-कितने खिलाड़ी चुनेंगे? 5-5। जूनियर स्तर पर खिलाड़ियों के लिए 75,000 रुपए, सब जूनियर स्तर पर एथलीटों के लिए 50,000 रुपए की वार्षिक वार्षिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। तो ये जो नीति है, ये उत्तर प्रदेश की खेल नीति है। इसमें ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जहाँ मैंने आपको बताया है। ठीक? ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर आप फ़ोकस करोगे। जैसे ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। 10 करोड़ रुपए आपके लिए महत्वपूर्ण डेटा है। इस प्रकार के डेटा पर आप केवल और केवल फ़ोकस करोगे। चलिए, अब हम लोग एक अगली नीति की तरफ बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 और इस पर्यटन नीति में 12 पर्यटन सर्किट बनाए गए हैं। अब ये 12 पर्यटन सर्किट कौन-कौन से हैं? आओ ज़रा इनकी चर्चा कर लें। देखो, इस नीति से सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं आयोग के द्वारा। और ये 12 की 12 सर्किट और उन सर्किट से संबंधित स्थान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले रामायण सर्किट को ले लो। रामायण सर्किट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से स्थानों को शामिल किया गया है? रामायण मतलब भगवान राम से संबंधित जो स्थान हैं, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। जैसे अयोध्या, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर, बिजेथुआ, महावीरन, सुल्तानपुर का, बिठूर कानपुर का। इनको रामायण सर्किट के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा ब्रज सर्किट ब्रज सर्किट का मतलब है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित स्थान, जैसे मथुरा हो गया। इसके अलावा वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, बलदेव मंदिर ये मथुरा वाला है। महावन ये भी मथुरा में है, ये लोकेशन आपसे अलग से पूछी जा सकती हैं कि बलदेव मंदिर कहाँ है, महावन कहाँ है। अन्य स्थल ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा जो चिन्हित स्थल हैं, वो सारे के सारे इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा तीसरा नंबर कौन-सा है? यह है बुद्धा सर्किट। बुद्धिस्ट सर्किट अर्थात भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनको इस सर्किट में शामिल किया गया है। जैसे कपिलवस्तु है, सारनाथ है, कुशीनगर है, कौशाम्बी है, श्रावस्ती, संकिसा, अतरंजी खेड़ा आपको पता होगा ये कई बार सवाल अलग से भी पूछा जा चुका है। ये कहाँ है, किस जिले में है? तो आप बताओगे एटा, देवदह बहुत पूछा जाता है, महाराजगंज, रामग्राम कहाँ है? महाराजगंज, शहीद छत्र कहाँ है? बरेली। तो ये सारे के सारे स्थल हैं, ये बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत आएँगे। इसके अलावा महाभारत सर्किट अर्थात महाभारत से संबंधित जो स्थल हैं, उनको जोड़ा गया है महाभारत सर्किट में। जैसे हस्तिनापुर, काम्पिल्य, अहिच्छत्र इसके अलावा बरनावा।
साथ ही साथ मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा, लाक्षागृह, हंडिया ये कहाँ पर है? प्रयागराज में। कीचक वध स्थल, राठ, हमीरपुर का क्षेत्र, विदुरकुटी, बिजनौर वाला क्षेत्र। तो ये जितने भी क्षेत्र लिखे हैं, ये सारे के सारे महाभारत सर्किट में आते हैं। इसके अलावा शक्तिपीठ सर्किट देख लो, शक्तिपीठ सर्किट में जो देवियों से संबंधित मंदिर हैं, उनको शामिल किया गया है। जैसे विंध्यवासिनी देवी, अष्टभुजा, काली खो विंध्याचल, पाटेश्वरी देवी बलरामपुर, ये सवाल पूछा गया है कई बार। ये मंदिर कहाँ पर है? देवी पाटन वाला, बलरामपुर। कड़ावासिनी कौशाम्बी, ललिता देवी नैमिषारण्य, ज्वाला देवी सोनभद्र वाला, शाकुंभरी देवी सहारनपुर, शिवानी देवी चित्रकूट, कात्यायनी देवी मथुरा, शीतला चौकिया धाम, ये जौनपुर वाला क्षेत्र है। और सीतापुर समाहित स्थल भदोही, आलोपी देवी, ललिता देवी प्रयागराज, विशालाक्षी देवी वाराणसी, बेल्हा देवी गायत्री शक्तिपीठ सुमेरपुर। इसके अलावा बैरागढ़ माता, कौंच, जालौन और चंडिका देवी बक्सर उन्नाव, कुसमांडा देवी घाटमपुर ये कानपुर देहात में पड़ेगा और देवकली ये औरिया वाला क्षेत्र है। माँ तरकुलहा देवी धाम इसको याद रखना पूछा गया है गोरखपुर। माँ शीतला माता स्थल मऊ वाला क्षेत्र। तो ये जितने भी मंदिर हैं, धाम हैं, इन सबको शक्तिपीठ के अंतर्गत शामिल किया गया है। शक्तिपीठ सर्किट के अंतर्गत। अब आ जाओ हम बात कर लें आपसे आध्यात्मिक सर्किट की। इसमें कौन-कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है? जैसे गोरखपुर, बलरामपुर, गाजीपुर हथियाराम भरकुरा, गौरिया मथुरा, संत रविदास स्थली, मौनी बाबा चोचकपुर, पवहारी बाबा आश्रम, ये कहाँ है? पुर। इस लोकेशन को याद रखना पूछा जा सकता है। कीनाराम आश्रम ये कहाँ पर है? चंदौली में। त्रिवेणी संगम भारद्वाज आश्रम प्रयागराज वाला है। गुईसरनाथ धाम याद रखो प्रतापगढ़ वाला। भृगु ऋषि आश्रम फतेहपुर, व्यासपीठ कालपी जालौन, गोला गोकर्णनाथ याद रखो बहुत पूछा जाता है खीरी। माँ परमेश्वरी देवी आजमगढ़ ये आध्यात्मिक सर्किट के क्षेत्र हैं। और भृगु आश्रम, बलिया, दुग्धेश्वर शिव स्थल देवरिया और मुखौड़ा धाम कहाँ पर है? बस्ती। एग्जाम में पूछा गया है मुखौड़ा धाम। शिव मंदिर श्रृंखला बटेश्वर आगरा, बटेश्वर मेला वाला क्षेत्र है ना, बटेश्वर का मेला तो आगरा में। सोरो आश्रम कहाँ है? ये भी पूछा गया है कासगंज में। शीतला माता मंदिर कहाँ है? मैनपुरी। हनुमत धाम ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है शाहजहांपुर। हनुमान मंदिर शामली। तो ये जितने भी क्षेत्र लिखे हैं ये सारे के सारे आध्यात्मिक सर्किट के अंतर्गत आते हैं। और आगे बढ़ो, सातवें नंबर पर आ जाओ। सातवां सर्किट कौन सा है? सूफी संत कबीर। अब संत कबीर दास से संबंधित जितने भी स्थल हैं जैसे जाया समेठी, मगहर संत कबीर नगर, सलीम चिश्ती दरगाह, फतेहपुर सीकरी मतलब सूफी और कबीर से संबंधित जितने भी स्थल हैं उनको सूफी और कबीर सर्किट के अंतर्गत रखा गया है। देवा शरीफ बाराबंकी, बाराबंकी में है देवा शरीफ याद रखो। दरगाह मार हरा शरीफ एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ है? एटा याद रखोगे। दरगाह सूफी शाह शरीफ, दरगाह शफी शाह शरीफ ये कहाँ है? फिरोजाबाद। लहर तारा आश्रम याद रखो वाराणसी में। और खानकाह ए नियाज़िया एग्ज़ाम में हालाँकि पूछा तो नहीं गया है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। बरेली, किछौछा शरीफ, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, बदायूँ, ये जितने भी क्षेत्र लिखे हैं, ये सारे के सारे क्षेत्र सूफ़ी कबीर सर्किट में शामिल किए गए हैं। ठीक है? और आगे बढ़ो, 8वें नंबर पर कौन-सा सर्किट है? ये है जैन सर्किट। देवगढ़, हस्तिनापुर, वेहलना, मुज़फ्फरनगर वाला, बड़ौत, बागपत, बटेश्वर, आगरा, काम्पिल्य, फर्रुखाबाद, पार्श्वनाथ, श्रेयांसनाथ, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु मंदिर, वाराणसी वाला, चंद्रवार जैन मंदिर, बाहुबली जैन मंदिर और ये फिरोजाबाद वाला क्षेत्र है। इसके अलावा अहिच्छत्र, पार्श्वनाथ, दिगंबर जैन मंदिर, रामनगर वाला क्षेत्र। तो ये जितने भी क्षेत्र लिखे हैं, ये सारे के सारे जैन सर्किट में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड सर्किट में किसे शामिल किया गया है? तो चरखारी, चित्रकूट, कालिंजर, झांसी, देवगढ़, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर जालौन यानी उत्तर प्रदेश में जो इस क्षेत्र में जितने भी जिले हैं, उन सबको शामिल किया गया है। इसके बाद हम आएँगे वाइल्ड लाइफ यानी कि जो इको टूरिज़्म से संबंधित सर्किट जो क्षेत्र हैं, उनको इको टूरिज़्म सर्किट में शामिल किया गया है। जैसे दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत, अमानगढ़ और कतर्निया घाट, ब्लैक बक, साथ ही साथ मेजा प्रयागराज, लायन सफारी टावा, बुखीरा सैंक्चुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, कैमूर सैंक्चुरी, इसके अलावा कतर्निया घाट और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, लाख बहोशी, भगवान महावीर, इसके अलावा नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी, पार्वती अर्गा, पटना बर्ड सैंक्चुरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, समान सैंक्चुरी, समसपुर, सांडी बर्ड सैंक्चुरी, सुहागी बरवा, सुहेलवा, सुरहाताल, विजय सागर, शेखा झील। शेखा झील कहाँ पर है? आप बताओगे अलीगढ़ में। ठीक है? सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा वाला और अन्य उत्तर प्रदेश के जो इको टूरिज्म बोर्ड में शामिल क्षेत्र हैं, उन सबको इस सर्किट में शामिल किया गया है। अच्छा, अब एक सर्किट और हम चर्चा कर लें इसकी, ये है क्राफ्ट सर्किट।
क्राफ्ट सर्किट में किसे-किसे शामिल किया गया है? मार्बल, इनले एवं जरदोजी आगरा, ग्लास क्राफ्ट, ग्लास बीड्स क्राफ्ट, पूर्दिल नगर मेटल वर्क वाद्य यंत्र, तारकशी क्राफ्ट, पीतल क्राफ्ट ताला अलीगढ़ वाला क्षेत्र, साथ ही साथ वुडन क्राफ्ट सहारनपुर, मूढ़ा क्राफ्ट हापुड़ वाला क्षेत्र, हथकरघा पिलखुआ हापुड़, बनारसी साड़ी, गुलाबी मीनाकारी, लकड़ी के खिलौने, स्टोन कवरिंग वाराणसी वाला क्षेत्र, जरी वर्क जौनपुर, पीतल के बर्तन मिर्ज़ापुर, साथ ही साथ पॉटरी उद्योग चुनार वाला क्षेत्र, पीतल क्राफ्ट जखौरा ललितपुर का क्षेत्र, पीतल क्राफ्ट अमरा ये झांसी वाला क्षेत्र, ये सारे के सारे क्षेत्र आपसे अलग से भी पूछे जा सकते हैं, कूट बना के। सिल्वर फिश क्राफ्ट मौजहा हमीरपुर का क्षेत्र, शजर क्राफ्ट ये बांदा ओडीओपी भी है, पेपर क्राफ्ट जालौन, ग्लेज़्ड पॉटरी ये रामपुर का क्षेत्र है। और कालीन क्राफ्ट अमरोहा में फ़ेमस है। खुर्जा पॉटरी ये बुलंदशहर में फ़ेमस है। कालीन क्राफ्ट संभल वाला क्षेत्र, टेराकोटा गोरखपुर में फ़ेमस है और आपको पता होगा इसका ओडीओपी भी है। ठीक है? और अन्य ओडीओपी एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल जितने भी क्राफ्ट हैं, उनको क्राफ्ट सर्किट में शामिल किया गया है। इसके अलावा 12 नंबर में आ जाओ, 12 सर्किट थे इस नीति के अंतर्गत। 12वाँ है स्वतंत्रता संग्राम सर्किट। इसमें मेरठ जहाँ से स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी छूटी थी या फिर ऐसी घटनाएँ हुई हैं जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हों, जैसे शाहजहाँपुर और काकोरी। बावन इमली कहाँ पर है? आप बताओगे फतेहपुर में। ये इम्पोर्टेंट है, शब्द आपसे पूछा जा सकता है। चौरी चौरा गोरखपुर, महुआ डाबर ये बस्ती वाला क्षेत्र है, ठीक है? तो ये सारे के सारे जितने भी क्षेत्र लिखे हैं, ये स्वतंत्रता संग्राम सर्किट से संबद्ध हैं। इसके अलावा अब मैं शुरू करूँगा कुछ एमसीक्यूज़ जो अभी आपने महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। इन्हीं तथ्यों से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पर ड्राफ्ट किए गए हैं। आओ इनकी चर्चा कर लें। सबसे पहला सवाल, उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत निर्धारित किए गए उद्देश्यों में सही कथन की पहचान करो। याद रखें, दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति की बात हो रही है। प्रदेश में अगले 5 सालों में 5,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का लक्ष्य प्राप्त करना है, इसका लक्ष्य है। ये बिल्कुल सही है। प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को वर्तमान 10% से बढ़ाकर 25% तक ले जाना है। क्या ये सही है? 10% से बढ़ा के 25% तक ले जाना है। अ, इसमें आगे देखो ज़रा, जस्ट वेट 10 से बढ़ा के 25 तक ले जाना है, ठीक है। और आगे पढ़ो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण की स्थापित क्षमता को मार्केटेबल सरप्लस में 44% से बढ़ाकर 60% तक ले जाना है। क्या ये सही है? क्वेश्चन नंबर पहले में क्या सही होगा? देखो, उत्तर प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण की स्थापित क्षमता को मार्केटेबल सरप्लस के 44% से बढ़ा के 65% होगा यहाँ पे। ये गलत है तीसरा। 1 और 2 केवल आपके सही होंगे। ठीक? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये नीतियों से संबंधित सवाल एक-एक आप याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अगस्त 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में देश के 10 राज्यों में 12 औद्योगिक शहर बनाने की नीति मंजूर की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश के शामिल किए गए हैं, एक तो आगरा है और दूसरा है प्रयागराज, यानी बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। तीसरे नंबर में आ जाओ। तीसरे नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पादन विनिर्माण इकाई की स्थापना और विस्तारीकरण के लिए कितने रुपए की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा? बता सकते हो आप मुझे? कितने रुपए की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा? 10 करोड़, 50 करोड़, 1 करोड़, आंसर होगा 5 करोड़। 5 करोड़ डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। और आगे बढ़ो जरा, चौथे नंबर में आओ, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022। ठीक, ये अभी मैंने आपको बताया था। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सर्किट में कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं? क्या मेरठ है? हाँ। शाहजहाँपुर है? हाँ, बिल्कुल है। चौरी चौरा है क्या? हाँ, ये भी है। और महुआ डाबर है क्या? हाँ, बिल्कुल है। ये सारे के सारे हैं, ई पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है? अब आ जाओ 5वें नंबर में। 5वाँ क्या कह रहा है? 5वें में कहा ये गया है कि उत्तर प्रदेश फ़िल्म नीति 2018 के आधार पर उत्तर प्रदेश में शूट की गई फ़िल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 5वाँ। इसमें कह रहा है कितनी सब्सिडी उपलब्ध है, यही तो कह रहा है? सबसे पहला वाला पढ़ो। पहले में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आधे शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपए और 2 तिहाई शूटिंग के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आधी शूटिंग के लिए 1.5 करोड़ रुपए और 2 तिहाई शूटिंग के लिए 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्या ये सही है?
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आधी शूटिंग के लिए 50 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश में आधी शूटिंग के लिए 2 करोड़ रुपए और 2 तिहाई शूटिंग के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नहीं, ये सारे गलत हैं। ए पार्ट इसका सही होगा। उत्तर प्रदेश में आधी शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपए, इसके अलावा 2 तिहाई शूटिंग दिनों के लिए 2 करोड़ रुपए का 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है? यानी उत्तर प्रदेश फ़िल्म नीति 2018 के आधार पर उत्तर प्रदेश में शूट की गई फ़िल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है? आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 5वें का ए। ठीक? अब आ जाओ आप छठे में, 6 नंबर में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में नई खेल नीति 2023 के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार करो और सही कथन को पहचानिए। राज्य में 10 करोड़ रुपए के खेल विकास कोष, अभी मैंने आपसे उत्तर प्रदेश की खेल नीति 2023 की चर्चा की थी। क्या राज्य में 10 करोड़ रुपए से खेल विकास कोष बनाया जाएगा? आंसर बताओ। हाँ, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में 14 उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएँगे जो एक-एक खेल पर आधारित होंगे। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। आगे देखो तीसरा नंबर, राज्य में 10 हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जाएँगे। क्या ऐसा मैंने कहा था? नहीं, मैंने कहा था उत्तर प्रदेश में 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जाएँगे। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी कि छठे का हो जाएगा डी पार्ट। और आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 7वें में आ जाओ। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति की चर्चा कर लें। तो टाउनशिप नीति के अंतर्गत दिए गए कथनों पर विचार करो और सही कथन की पहचान करो। टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 2 लाख रुपए 2 लाख से कम आबादी के नगरों में 12.5 एकड़ होगा। क्या ये सही है? 7वां, फिर से पढ़ो इसको। टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 2 लाख से कम आबादी के नगरों में 12.5 एकड़ होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। 2 लाख से अधिक आबादी के नगरों में टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 20 एकड़ होगा। क्या ये सही है? ये नहीं सही है, ये गलत है। ठीक, न्यूनतम क्षेत्रफल होगा कितना? 25 एकड़ होगा। 20 नहीं, 25 एकड़, अब सही है। तीसरे में आ जाओ, इस नीति के अंतर्गत टाउनशिप के अधिकतम क्षेत्रफल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। याद रखें, अधिकतम अगर क्षेत्रफल पूछे तो इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, तो 1 और 3 सही है, डी पार्ट। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 8वें में क्या कह रहा है? कह ये रहा है, उत्तर प्रदेश खेल नीति से संबंधित एक और सवाल। खेल नीति 2023 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में कितने खेल एक जिले में कितना खेल केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई है? आप बताओगे 1। प्रत्येक जिले में 1 तो उत्तर प्रदेश में 75 खेल केंद्र बनेंगे। 9th में आ जाओ, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2022 के अंतर्गत आईएसडीएम क्षेत्र में उत्कृष्टता के केंद्र सृजित करने के लिए परियोजना लागत का कितने प्रतिशत तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा? क्या बता सकते हो आप मुझे? ये किया जाएगा 50% तक। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9th का होगा बी पार्ट। और आगे बढ़ो, 10 में आ जाओ। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत लार्ज श्रेणी में पूंजी निवेश की सीमा क्या है? लार्ज में 3000 करोड़ या उससे अधिक तो है नहीं, है ना? मैंने अभी आपको क्या बताया था? लार्ज में है 50 करोड़ से लेकर 200 करोड़, यानी 50 करोड़ या उससे अधिक, 200 करोड़ से कम। बाकी सारे गलत हो जाएँगे, ठीक है? और जितनी भी मैंने श्रेणियाँ बताई हैं, वो सारी की सारी श्रेणियाँ आप याद रखो। जैसे मैंने क्या-क्या बताया था, मैं यहाँ पर आपसे चर्चा कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपसे लार्ज में बताया था 50 करोड़ से लेकर 200 करोड़। फिर इसके बाद मैंने आपसे मेगा में क्या बताया था? 200 करोड़ से लेकर 500 करोड़, सॉरी 500 ही तो है? हाँ, ठीक है। 200 से 500 करोड़। इसके बाद सुपर मेगा में मैंने क्या बताया था? 500 करोड़ से लेकर 3000 करोड़, ठीक? फिर इसके बाद अल्ट्रा मेगा में मैंने क्या बताया था? 3000 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है? और आगे बढ़ो ज़रा, 11 नंबर, उत्तर प्रदेश में लागू की गई एम सैंड नीति के संदर्भ में सही कथन की पहचान करो। 17 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश में एम सैंड नीति को लागू किया गया, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या कह रहा है? इस नीति को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के तत्वावधान में तैयार किया गया है। क्या ये सही है? ये तो गलत है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग के तत्वावधान में इसको तैयार नहीं किया गया है। आगे देखो तीसरे में, नदी से प्राप्त बालू में मिट्टी और सिल्ट की मात्रा लगभग 0.45% होती है, जबकि एम सैंड में यह 0.2% होती है। ये तीसरा सही है, 1 और 3 सही हो जाएँगे। ठीक है? 11 का डी पार्ट। और आगे बढ़ो, 12 नंबर में आ जाओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत सही कथन का चुनाव करो। इस नीति में प्रदेश भर में 12 पर्यटन सर्किट को जगह दी गई है। हाँ, बिल्कुल सही है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल को ब्रज सर्किट से जोड़ा गया है, ये भी ठीक है। देवकली गायत्री शक्तिपीठ को आध्यात्मिक सर्किट से जोड़ा गया है क्या? नहीं, ये गलत है। इसे जोड़ा गया है शक्तिपीठ सर्किट से। शक्तिपीठ सर्किट, ठीक? तो 1 और 2 केवल सही होंगे आपके। आगे बढ़ो, 13 नंबर में।
13 में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत डेटा सेंटर इकाइयों की स्थापना न्यूनतम कितने मेगावाट डेटा सेंटर क्षमता को डेटा सेंटर पार्क की परिभाषा के अंतर्गत स्वीकार किया गया है? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए। इसका आंसर होगा 20 मेगावाट की, 40 की, 50 की, 60। आंसर होगा 40 मेगावाट, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना एक्स फैक्ट्री लागत का जो अधिकतम तक हो क्रय सब्सिडी वो कितना निर्धारित किया गया है? आंसर क्या है? ऑप्शन में क्या दिया गया है? 15% 5,000 रुपए, 15% 12,000 रुपए, 15% 1,00,000 रुपए या 15% 50,000 रुपए। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 15% 1,00,000 रुपए। बात 4 पहिया की हो रही है ना? तो 15% और 1,00,000 रुपए। ठीक। ये सारे के सारे एक्स फैक्ट्री के जो डेटा मैंने अभी आपको बताए थे फैक्ट्स में, वो याद रखना, पूछे जाते हैं। और आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मध्यांचल और पश्चिमांचल में स्टाम्प ड्यूटी छूट कितनी निर्धारित की गई है? याद रखो, ये निर्धारित की गई है 75%। स्टाम्प आपसे पूछा गया है मध्यांचल और पश्चिमांचल, तो आंसर होगा 50%। ठीक, गाजियाबाद वगैरह को छोड़ के। अब आ जाओ 16 में, क्या कह रहा है? इसमें कहा ये गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 के संबंध में सही कथन की पहचान करो। ग्रीन हाइड्रोजन एवं उसके उत्पादों की उत्पादन लागत घटाने एवं नवीनतम तकनीकी विकास के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने के लिए अधिकतम रुपए कितने 50 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया के उत्पादन प्रयोग करने वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाएगा, ये भी सही है। सारे के सारे कथन सही हैं। ठीक है। और आगे बढ़ो, 17 नंबर में आ जाओ। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करो। इस नीति का उद्देश्य वैश्विक तथा भारतीय निवेशकों से निवेश आकर्षित करके तथा डेटा सेंटर उद्योग के स्थानीयकरण को सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय डेटा इकोसिस्टम का निर्माण करना इसका लक्ष्य है। इस नीति का ये सही है। इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, जिसमें इस डेटा को याद रखना, 250 मेगावाट डेटा सेंटर उद्योग विकसित करना जिसका लक्ष्य है। ठीक, ये भी सही है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकृष्ट करना और कम से कम 3 अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर पार्क्स को इस्टैब्लिश करना इसका लक्ष्य है। ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं। अब आ जाओ 18 में। 18 क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तर प्रदेश एरो स्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 के संबंध में सही कथन की पहचान करो। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये नोडल एजेंसी है, याद रखो। एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। यह है नोडल एजेंसी। यह नीति कब से प्रभावी हुई है? 24/1/2025 से। बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे कथन आपके सही हैं। और आगे बढ़ो जरा, आपसे क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कह रहा है? 19 को ध्यान से पढ़ो। 19 में कह ये रहा है कि उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए से अधिक भूमि की लागत के लिए कितने प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी छूट निर्धारित की गई है? आप बताओगे 20%। 50 नहीं है, 100 नहीं है, 10 नहीं है, 5 नहीं है। आप 20% बताओगे। और आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में सही कथन का चुनाव करो। उत्तर प्रदेश में पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास कराते हुए आगामी 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। आगामी 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित करना है। इस नीति के अंतर्गत 3 स्तरीय कौन-कौन से स्तर हैं? 3 स्तरीय कमर्शियल लेयर इकाई स्थापित करना लक्ष्य है। ये स्तर कौन-कौन से हैं? इनकी क्षमता कितनी है? 10,000 पक्षी क्षमता, 30,000 पक्षी क्षमता और 60,000 पक्षी क्षमता के कमर्शियल लेयर इकाई एस्टेब्लिश करना इस नीति का लक्ष्य है। बिल्कुल सही है। तीसरे में क्या कह रहा है? इस नीति के अंतर्गत ब्रॉयलर पैरेंट फार्म की स्थापना में एक इकाई में 10,000 पैरेंट ब्रॉयलर पक्षी रखे जाएँगे। इसकी लागत इकाई कितनी है? 289.07 लाख रुपए। ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं। ठीक है? तो ये नीतियों से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस थे। इनमें से 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आयोग आपसे पूछ चुका है। तो ये 20 के बीसों क्वेश्चन आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करने से पहले ज़रूर देख के जाइए।
और इससे पहले जो मैंने फैक्ट्स नीतियों से संबंधित बताए हैं, उनको भी एक बार, 2 बार, 3 बार जितनी बार हो सके आप इनको रिवाइज़ कर लीजिए। अच्छा, इसकी पीडीएफ के लिए मैं आपको फिर बता दूँ, एप्लीकेशन में इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दिया गया है, ठीक है? इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको दिया गया है, तो टेलीग्राम से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? हाँ, आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।